हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज नए विषय को लेकर जो है आज उपस्थित हूँ। आज एमए सेमेस्टर 2 यानी पेपर CC5 पेपर के अंतर्गत जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है नारी शिक्षा पर प्रकाश का विश्लेषण करेंगे। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर हम जानेंगे कि महिलाओं की जो है शिक्षा यानी पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इस पर हम विश्लेषण करेंगे। तो महिलाओं के बारे में महिलाओं की जो स्थिति थी, हम देखते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति या सभ्यता का हम देखते हैं कि मानदंड के रूप में भी मानी जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा का बहुत एक प्रसार भी था, क्योंकि लड़कों के साथ साथ देखते हैं कि लड़कियों की भी शिक्षा की एक बहुत ही अच्छे तरीके से समुचित व्यवस्था भी की जाती थी। और इसी समय अनेक महिलाएं जो था समाज की जो सभ्य और शिक्षित और सम्मानित अंग के रूप में भी रही थी। यहाँ तक कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी हम देखते हैं पूर्ण स्वतंत्रता थी, तथा हम देखते हैं कि उन्हें जो पुरुषों के समान जो स्त्रियों को भी पूर्ण स्वतंत्रता थी, और उन्हें जो पुरुषों के साथ साथ देखते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ में भी भाग लेती थी। तो इस तरह से देखते हैं, यदि हम देखते हैं यदि कोई यज्ञ उसमें शामिल नहीं होती थी तो मतलब ऐसा देखते हैं कि स्त्रियों को जो है यज्ञ में शामिल होना पूर्व तभी मानी जाती थी जब तक वो महिला यज्ञ में शामिल होती थी। तो इस तरह से बातें जो है हमारा ये प्राचीन काल में जो शिक्षा के व्यवस्था को लेकर था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि समाज में जिस तरह से अथर्ववेद में भी कहा गया कि कन्या के द्वारा जो है एक ब्रह्मचर्य की जो व्यवस्था का पालन करने का जो उल्लेख मिलता है। और हम यहाँ भी देखते हैं किस तरह मनु ने एक स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि पूर्व काल में हम देखते हैं कि लड़कियों के उपनयन संस्कार भी होता था। कुछ लड़कियाँ जो थी जो है विवाह की आयु तक जो है अध्ययन या पढ़ाई लिखाई में संलग्न रहती थी, जिसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। लेकिन अध्ययन का जो कार्य था या अध्ययन करने वाली जो महिलाएं होती थी उसको उपाध्यायी कहा जाता था। तो जो महिला स्वयं थी वह अध्यापिकाएँ कहलाती थी, और उसे जो उपाध्याय भी कहा जाता था। और सूत्र या रामायण हो या महाभारत महाकाव्यों से भी पता चलता है कि महिलाएं जो थी यानी वैदिक कलाओं के साथ साथ देखते हैं कि धार्मिक कार्य भी जो है करती थी, और उन्हें वेद मंत्रों की रचना भी की थी। जैसे अपाला, घोषा, विश्वहारा ऐसी महिलाएं थी जो दर्शन शास्त्र में भी बहुत दक्ष और निपुण होती थी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि इस तरह वैदिक काल में जो स्त्रियों की जो स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन भारतीय समाज में तो इस काल में जो है स्त्रियों को जो एक स्वर्णिम काल भी माना जाता रहा। और माना जाता था क्योंकि इस काल की जो देवी देवताओं की से जो कन्या प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना या याचना जो की जाती थी, ये सब सारी बातें होती थी। लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में हम देखते हैं कि इस तरह की जो है याचना का जो उल्लेख जो है मिलता है। और वैदिक काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो है प्रत्येक रूप से अत्यधिक आदर और सम्मान स्त्रियों को थी। और ख़ास करके सामान्य रूप से हम देखते हैं उनका विवाह जो है विवाह का जो उत्तरदायित्व होता था वो माता पिता के द्वारा ही जो है अच्छा माना जाता था। और साथ में उसे यह भी था कि उसे स्वयंवर यानी अपनी इच्छा अनुसार जो है पति का चुनाव भी कर सकती थी। इस तरह से देखते हैं कि शिक्षा प्राप्त करके गुणवान महिलाएं जो होती थी उस स्वयंवर प्रथा का जो है अनुकरण करके अपने पति के साथ अपने पति का चुनाव करती थी। तो इस तरह से स्वयंवर व्यवस्था की स्वतंत्रता थी। इसमें जो विद्वान महिलाएं जो होती थी वो आजीवन रह करके भी जो है आजीवन अविवाहित रह करके रहते भी थे, उसे ब्रह्मवादिनी तो कहते ही हैं। लेकिन पुरुषों के साथ यज्ञ संबंधी गोष्ठियों में भी जो है भाग लेती थी। और हम यहाँ देखते हैं कि दार्शनिक वाद विवाद में भी जो है वो करती भी थी। और साथ साथ जो महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त करके जो विवाह करती थी जो सदोवाह कहा जाता था। तो इससे बहुत सारी विदुषी महिलाएं जो वैदिक काल में जो है इस तरह से जो हमने उदाहरण बताया या अपाला, घोषा, विश्वहारा ये सब जो विदुषी महिलाएं थी जो दर्शन शास्त्र में निपुण या शिक्षाओं में निपुण था, जो वेदों की रचना भी की थे। तो इस तरह से बहुत सारे देखते हैं कि ऋग्वेद काल के बाद अब देखते हैं उसकी पर जो महिलाओं के जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध धीरे धीरे
लगने लगे, यानी महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी। और हम देखते हैं कि समाज में बहुविवाह, दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, तलाक प्रथा, जातीय विवाह, बाल विवाह, स्त्रियों का खरीद बिक्री, पर्दा प्रथा, ये सब धीरे धीरे जो है हमारे भारतीय समाज में जो है ये फैलने लगा। और इस काल की जो महिलाओं के बारे में जो बहुविवाह का जो प्रचलन जो हो रही थी, वह कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि पुरुष कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के लिए ही। इस तरह से जो स्टेटमेंट जो है कौटिल्य ने दिया था अपने अर्थशास्त्र में। यहाँ तक कि विदेशी यात्री मेगास्त्री ने भी जो लिखा है, बहुत से स्त्रियों से विवाह करते थे लोग। विवाहित स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को जो है मनोरंजन या आमोद या प्रमोद के लिए घर में रखा जाता था। इस तरह से मेगास्त्री ने कहा थे। इस पर मेगास्त्री कौटिल्य दोनों को हम देखते हैं। दहेज प्रथा का भी दोनों ने भी जो है वर्णन किया है। यहाँ तक हम ये भी देखते हैं कि जो है दहेज प्रथा के अंतर्गत दिए गए जितने भी समाज में वो अच्छा दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन स्त्रियों को संपत्ति पर भी जो है अधिकार था। उसके विवाह को जो उसके खर्च के लिए पारिवारिक जो संपत्ति को में जो है हिस्सा भी दिया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो वैदिक काल में जो है महिलाएं जो है बहुत शिक्षित भी होती थी। लड़कियों के जो शिक्षा के जो परिवार जो था, वो परिवार के लोगों में विशेष सहयोग होता था और सहयोग के साथ साथ बहुत योगदान भी होता था। ऐसे बहुत उदाहरण बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जबकि लड़कियों को छात्रावास स्कूलों के लिए शिक्षा प्रदान की गई हो। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस तरह का मालती माधव एक नाटक में जो है कामदायकी की शिक्षा यानी कॉलेज में जो है दिया गया, जिसमें भूरी वाच्छू और देववती के रूप में जो है संग होने का उदाहरण मिलता है। और इस तरह से धर्मसूत्रों के अनुसार स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लड़कियों की जो शिक्षा का व्यवस्था घर पर ही की जाती थी और ऐसी व्यवस्था केवल जो है समृद्ध या उच्च परिवारों के लोग ही तक ही सीमित था और उन लोग के लिए ही संभव था। लेकिन साधारण यानी लड़कियों को देखते हैं कि गृह विज्ञान, और यहाँ ये भी देखते हैं गृह विज्ञान की जो शिक्षा थी वो घर पर ही प्रमुख रूप से केंद्र के रूप में जो है दी जाती थी। और संगीत और नृत्य का शिक्षा भी लड़कियों को भी दी जाती थी। साथ साथ इस प्रकार की जो है कलाओं में पारंगत महिलाओं को जो उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में बहुत सारे से उदाहरण देखने को मिलता है। और महात्मा बुद्ध के में जो है यहाँ तक कि जो है बौद्ध महिलाओं को जो संघ में प्रवेश करने की अनुमति तो नहीं दिए थे, लेकिन बाद में जो अनुमति दिए थे तो शिक्षा की जो सुविधाओं में जो था वो अत्यधिक जो है वृद्धि करती थी। इस प्रकार अल्टेगर महोदय ने इसके बारे में का समर्थन किया कि राज परिवार से संबंधित जितने भी महिलाएं होती थी वो महिलाएं जितने सामान्य शिक्षा के साथ साथ जो है सैनिक शिक्षा भी जो है प्राप्त करती थी। तो अपने पराक्रम आवश्यकता अनुसार सैनिक शिक्षा भी जो प्राप्त जब करती थी तो आवश्यकता के अनुसार जो था आवश्यकता पड़ने पर वो महिलाएं जो है युद्ध क्षेत्र में जाकर जो है अपनी पराक्रम में अपनी वीरता जो है या क्षमता का जो है प्रदर्शन भी जो है किया करती थी। और हम ये भी देखते हैं कि परिवार में जो है लड़कियों की जो क्योंकि हम जानते हैं कि परिवार ही जो है लड़कियों की प्रथम पाठशाला के रूप में होती है और वह है माँ होती है, जो माँ जो एक अध्यापिका का रूप का जो है ग्रहण करती है, मतलब कि प्रथम अध्यापिका के रूप में होती थी। लेकिन इसका तात्पर्य यही कि नहीं है कि वो शिक्षा से वो वंचित रहती थी। कई महिलाएं भी था इस काल में जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान भी करती थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में जो है पर्दे की जो प्रथा जो थी वो कठोरता नहीं थी, लेकिन इसमें देखते हैं कि जिसके कारण जो महिलाओं का अध्यापन का दायित्व निर्वाह करने में किसी की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि यह भी संभव है कि अध्यापिकाओं ने जो है बहुत सारे महिलाओं के साथ लड़कों को भी शिक्षा साथ साथ देती शिक्षा प्रदान की होगी। लेकिन पाणिनि ने ये उल्लेख किया है कि लड़कियों को रखने के लिए जो आवास की जो होते थे जिसे छात्राशाला कहा जाता था और संचालन में जो है महिलाओं द्वारा ही किया जाता था छात्रावास को। इस तरह से अल्टेगर महोदय ने भी कहा है कि मान्यता है कि पुराणों में बहुत सारी बातें जो उल्लेखित है और
कि बहुत सारे से सुजाता परमत यानी वंश की कन्याओं से ज्ञात होता है कि बालिकाओं यानी महिलाओं की जो विवाह का जो जुआ होने पर ही किया जाता था और वे पाठशाला में जो लड़कों के साथ ही जो है पढ़ती भी थी। और ये बंगाल में भी हम देखते हैं कि शिक्षा का प्रचलन जो है वर्णन मिलता है, क्योंकि यहाँ लोक कला कथाओं का लड़कों लड़कियों की शिक्षा जो ग्रहण करने की पुष्टि होती है। और हम ये भी देखते हैं कि जो है निश्चित कर पाना बहुत कठिन होता था कि इस व्यवस्था में कितनी जो महिलाएं जो है लाभ प्राप्त करती थी। तो वैदिक काल में जो महिलाएं जो थी पुरुषों के तरह ही जो है विद्याओं का शिक्षा जो है ग्रहण करती थी। और राजतरंगिणी के अध्ययन से भी पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में जो है संगीत लड़कियों का एक प्रिय एक विषय के रूप में था, क्योंकि ललित कलाओं में भी हम देखते हैं कि महिलाएं जो थी साथ साथ महिला धार्मिक शिक्षा एवं शास्त्रों का अध्ययन में बहुत ही मग्न से यानी संलग्न रहती थी। और महिलाएं धर्म एवं कला के क्षेत्र में तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है अपना ज्ञान ग्रहण करती थी। तो शिल्प कला को देखते हैं कि महिलाओं का जो प्रिय विषय भी इन लोगों का था। हम देखते हैं कि असम के शासक कलिंग वर्मा की जो है पुत्री जो था कल्प सुंदरी, वो भी सब प्रकार के कार्यों में यानी अपना कला कौशल में जो है एक पारंगत के रूप में थी। और हम ये भी देखते हैं कि यह एक प्रकार का जो विद्वानों ने उल्लेख किया है कि महिलाओं की जो भाषा का भी जो ज्ञान कराया जाता था, जिससे संस्कृत का विशेष रूप से जो है प्राकृत भाषा बिना किसी अवरोध से जो है बोलती भी थी। कभी कभी स्त्रियों को देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र ये सब के बारे में जो है जो ज्ञान दी जाती थी। रानी बिलासवती के संबंध में भी यही कहा कि उसमें अनेक मंत्र सिद्ध किए थे, जिसके साथ ही महिलाओं ने जो है गणित ऐसे बहुत सारे से विषय में जो है निपुणता यानी दक्षता प्राप्त किए थे। केवल गृह कार्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने जो है ज्ञान के आधार पर अपना अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर जो है कार्य करती रही। लेकिन समय के साथ साथ देखते हैं कि महिलाओं की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, यहाँ तक जिसका प्रमुख कारण महिलाओं को जो है धार्मिक स्थिति में गिरावट का आना था। यहाँ तक हम देखते हैं कि कालांतर में लड़कियों की जो उपनयन संस्कार को भी समाप्त कर दिया गया था। यदि कहीं अगर था भी तो एक दिखावा मात्र के रूप में नाम मात्र का था। और इस तरह से देखते हैं कि याज्ञवल्क्य के महोदय तथा उसके बाद के जितने भी स्मृतिकार जो थे ने उनका जो अनुसरण करते हुए कन्याओं का उपनयन संस्कार पूर्ण रूप से जो है वर्जित कर दिया गया था। यहाँ तक कि महिलाओं को वेदों और धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वे क्या था कि वैदिक यज्ञों का ही जो है संपादन भी नहीं कर सकती थी और ना ही वैदिक मंत्रों की जो है उच्चारण करने की स्वतंत्रता थी। तो इस तरह से देखते हैं कि महिलाओं की जो शिक्षा की जो प्राप्ति का जो अवसर था एक अत्यंत रूप से जो है ना के बराबर थी। हम ये भी देखते हैं कि फिर भी जो है समृद्ध एवं सभ्य परिवार की जो महिलाएं होती थी गृहस्थ जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे ज्ञान और ललित कलाओं का ज्ञान यानी शिक्षा प्राप्त करती रही है। लेकिन साधारण परिवारों की हम कन्याओं के बारे में अगर देखते हैं कि शिक्षा की दर जो था वो अत्यंत बहुत कम हो गई थी और अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है उन लोग जो सिलाई कढ़ाई बुनाई का जैसी सारी चीज़ों को जो है शिक्षा ग्रहण करती थी, ताकि जो अपनी गृहस्थी में छोटे मोटे काम करके और अपने अच्छा से जीवन निर्वाह कर सके। शिल्प और उद्योगों की अगर शिक्षा देखें तो उनमें भी जो व्यवस्था इन लोगों ने की थी इस युग में, क्योंकि हम प्राय सभी देखते हैं कि सभी उद्योगों में और शिल्पों को जो है एक अलग अलग रूपों में श्रेणियों में भी जो है बटी हुई होती थी। अधिकांश हम देखते हैं कि उद्योग धंधे जो थे वंशानुगत रूप से प्रचलित रहते भी थे, क्योंकि शिक्षार्थी जो थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है कुशल कारीगर के साथ रह करके जो है वो अपना कार्य करती थी, साथ साथ सीखती थी। और इस समय छात्र के रहन सहन के लिए जो है खान पान की सारी व्यवस्था गुरु के जो है उत्तरदायित्व होता था और वो करते भी थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है प्राचीन भारत में जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो था वो धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था। अतः जो है प्राचीन शिक्षा जो था धर्म से ही प्रेरित था और शिक्षा के ज्ञान का जो है एक स्रोत जो है माना जाता था। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो है लोक और परलोक सुधारों का साधन भी जो है माना जाता था।
और इस पे काफ़ी चर्चा की जाती थी। इसका वाद विवाद भी इसमें किया जाता था। शास्त्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि आदर्श जीवन जो है प्राप्त करना था, और यही लोगों को जो है समझाया जाता था। जीवन का मुख्य उद्देश्य यही समझाया जाता था कि मोक्ष प्राप्ति था। लेकिन जीवन की जो प्रतिक्रिया होती थी वो हमेशा उद्देश्य से जो है प्रेरित होती थी। और शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि विद्यार्थी को उसको नागरिक और सामाजिक ज्ञान ये सब अर्जित करना भी जो है होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शिक्षा जो होती थी वो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में जो है काफ़ी सहायक होती थी, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति किसी कार्य को करने में संकोच नहीं करता है, क्योंकि उसके दृष्टि में कार्य ही जो है यानी काम ही जो है पूजा होती है, और यही भावना रहती भी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में विभिन्न भागों में थे गुरुकुल की जो परंपराएं थी। बौद्ध धर्म की जो स्थापना के बाद हम देखते हैं कि बौद्ध बिहारों में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, ऐसे बहुत सारे काशी में जो है शिक्षा का जो है केंद्र के रूप में जो है उभरा हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि जो है कि प्राचीन भारत में जो स्त्रियों की स्थिति थी बहुत हम देखें कि नारी शिक्षा पर एक संतोषजनक रही थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास पर नारी शिक्षा का विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जो है कुल मिलाकर जो है स्त्रियों की स्थिति जो है कुछ सम्मानजनक थी।